गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपके ग्रामर के अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फ्रेजल वर्ब जो है वो होता क्या है। अ वर्ब विच इज़ फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब और बोथ इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। एक वर्ब जो कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब या फिर इन दोनों से मिलकर के बनी हुई होती है उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। इट इज़ अ कंपाउंड वर्ब। यह एक कंपाउंड वर्ब होती है, यानी कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन को मिलाकर के बनाई जाती है। बट इट एक्सप्रेस अ सिंगल मीनिंग, लेकिन यह एक मीनिंग ही एक्सप्रेस करती है, यानी कि भले ही इसको दो चीज़ों से मिलकर बनाया गया हो लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है वह सिंगल मीनिंग ही निकलता है। जैसे इसको हिंदी में अगर समझे हम, तो हिंदी में देखो, फ्रेजल वर्ब एक बेस वर्ब प्लस एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब को मिला करके बना होता है। तो फ्रेजल वर्ब को हम कंपाउंड वर्ब भी कह सकते हैं और बेस वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब या कंपाउंड वर्ब एक मेन वर्ब या एक प्रीपोजिशन या एक एडवर्ब से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर क्या कह रहा है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अपने मुख्य वर्ड से डिफरेंट हो सकता है, यानी कि फ्रेजल वर्ब के अंदर जो वर्ड हम बनाते हैं उसके अंदर जो मेन वर्ब होती है उससे उसका जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है वह अलग होता है। जैसे द पैसेंजर ट्रेन्स कॉल्स एट एवरी स्टेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो फ्रेजल वर्ब कौन सी है, इसके अंदर फ्रेजल वर्ब से कॉल्स एट। तो कॉल्स एट किससे मिलके बना है, कॉल्स एट। तो कॉल तो क्या है, वर्ब है, और एट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये दो चीज़ें मिलकर के बनी है और दो चीज़ें मिलकर के क्या बन गया है, यह एक फ्रेजल वर्ब बन गया है। अब इस सेंटेंस के अंदर कॉल्स एट का मीनिंग क्या होता है, ठहरना, रुकना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया द पैसेंजर ट्रेन्स कॉल एट एवरी स्टेशन, यानी कि जो यात्री ट्रेन है वह हर एक स्टेशन के ऊपर रुकती है। कभी कभी एक फ्रेजल वर्ब का अर्थ इसकी बेस वर्ब के यानी कि मेन वर्ब जो होती है उसके अर्थ के समान ही होता है। कभी कभी क्या होता है, जो हम फ्रेजल वर्ब जो बनकर के आती है तो उसके अंदर जो मेन वर्ब होती है उसका अर्थ और फ्रेजल वर्ब का अर्थ जो है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। ये कुछ सिचुएशंस में होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। प्रीपोजिशन या एडवर्ब तो बेस वर्ब के अर्थ को ही प्रभावशाली करते हैं। प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो, इन दोनों में, ये दोनों में से कोई भी हो तो जो मेन इफ़ेक्टिव होगा, जो मेन जो प्रभावशाली होगा वो कौन होगा, जो हमारी मेन वर्ब है वही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जैसे दिया हुआ है प्लीज़ स्टैंड अप। तो इसमें देखो स्टैंड तो आपका क्या है, मेन वर्ब हो गई, और अब आपका हो गया एडवर्ब। तो मेन वर्ब और एडवर्ब को मिला करके क्या बना है, फ्रेजल वर्ब बना है। फिर क्या कह रहा है, जो केवल बेस वर्ब के अर्थ खड़ा होना को ही प्रभावशाली बना रहा है, यानी कि स्टैंड अप जो है यह क्या कर रहा है, इसके मीनिंग को प्रभावशाली बना रहा है। वैसे तो हमें पता है स्टैंड का मतलब होता है खड़ा और अप का मतलब होता है उठना, दोनों मिलकर के मीनिंग तो सेम ही दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है कि दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो दोनों को मिलाने पर ये थोड़ा सा वर्ड जो है इफेक्टिव हो जाता है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ब वह एक मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है वह एक मेन वर्ब और एक प्रीपोजिशन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रेजल वर्ब में एक प्रीपोजिशन ही हो, फ्रेजल वर्ब में एक मेन वर्ब के साथ में एक एडवर्ब भी हो सकती है, या फिर फ्रेजल वर्ब के अंदर एक मेन वर्ब, एक प्रीपोजिशन और एक एडवर्ब, ये तीनों मिलकर भी एक फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट दिया है, कभी कभी फ्रेजल वर्ब की एडवर्ब बेस वर्ब के एक्शन को पूरा करने के विचार को प्रदर्शित करती है, यानी कि कभी कभी फ्रेजल वर्ब की जो एडवर्ब होती है वो क्या करती है, इसकी जो मेन वर्ब होती है उसका जो एक्शन होती है, उसका जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, उसको ख़त्म करने के विचार को स्पष्ट करती है, यानी कि उसका कुछ मीनिंग तो निकलता नहीं है लेकिन उस एक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव बना लेती है, अट्रैक्टिव बना लेती है। जैसे प्लीज़ ईट अप योर मील नाउ। तो इसमें मेन वर्ब तो क्या हो गई, इट, और अब क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। तो अब क्या कर रहा है, ओनली इट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इट को सपोर्ट करने से क्या, इसे भी पता हमको कि इट का मतलब खाना होता है। तो अब क्या कर रहा है, ओनली
कि अप जो है वह जो मेन वर्ब है उसके एक्शन को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहा है। प्लीज़ ईट अप योर मील नाउ, कृपया अब आप अपना खाना खाएं। ठीक है, जैसे अप एडवर्ब जो है वह मेन एक्शन के वर्ब ईट को समाप्त करने के विचार को जोड़ती है। तो यही मैंने अभी बताया कि पीछे अप जो है वह जो मेन एक्शन है, जो मेन वर्ब है ईट, उसके ख़त्म होने को, उसकी जो एक्शन है उसको समाप्त करने को बता रही है। फिर है कुछ वर्ड्स दे रखे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स जो है वो कुछ कौन कौन से होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ब है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये कुछ 5-6 मीनिंग से जो वो सिंगल वर्ड है, जैसे पुट ऑफ। ठीक है, तो पुट ऑफ के अंदर अब आपको क्या करना है, जब भी आप फ्रेजल वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम मेन वर्ब और एडवर्ब और प्रीपोजिशन को अलग अलग करें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि ये पूरा एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, और उसका मीनिंग हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका मीनिंग हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को टालना। तो कैसे, वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंथ, यानी कि हम मीटिंग को अगले महीने तक टाल देते हैं। जैसे पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वियर। तो सेंटेंस कैसे, यू शुड पुट ऑन योर न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, तुम्हें पार्टी के लिए अपनी नई ड्रेस पहननी चाहिए। या फिर हम अब अभी करंट का एग्जांपल ले, तो करंट के एग्जांपल में हो जाएगा यू शुड वियर अ मास्क, सॉरी यू शुड पुट ऑन मास्क ऑन योर नोज। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं पुट अप विद। तो अब देखो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। अभी हमने पढ़ा था वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो इस तरह से ये 3 चीज़ों से मिलकर के फ्रेजल वर्ब बना है। टू टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, सहना। दो यू डू नॉट लाइक हिज बिहेवियर, ट्राई टू पुट अप विद हिम। तो क्या कह रहा है कि यद्यपि तुम उसका बिहेवियर जो है वो पसंद नहीं करते हो, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ में सहन करने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसे सहन करने की कोशिश करो। फिर है पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो एक वर्ड की डबल मीनिंग भी हो सकते हैं। ये कब होगा, जब सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ड के मीनिंग अलग अलग होंगे। तो कहीं पर एक वर्ड के 10 मीनिंग भी निकल सकते हैं, लेकिन आपको वो मीनिंग जो है वो याद करने पड़ेंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनको सेट करना पड़ेगा। तो पास आउट का मतलब हो गया फेंट और या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। सीता पास्ड आउट ड्यू टू सनस्ट्रोक। देखो पास आउट का पास्ट फॉर्म दे रखा है, पास्ट टेंस पास्ड आउट। ठीक है, तो सीता पास्ड आउट ड्यू टू सनस्ट्रोक मतलब सीता गर्मी के कारण बेहोश हो गई थी। आई विल पास आउट कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बांटना दिया हुआ है, तो कि मैं रिपोर्ट की कॉपीज़ जो है वह बांट दूंगा। इस तरह से यह आपके एक वर्ड के 2 डिफरेंट मीनिंग, 2 अलग अलग सेंटेंस। ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सी अबाउट का मीनिंग क्या क्या हो सकता है। सी अबाउट का मीनिंग होता है प्रबंध करना, यानी कि मेक अरेंजमेंट्स, पुनः विचार करना, रिकंसीडर, पता लगाना, एग्जामिन करना। फिर है सी आफ्टर, सेकंड है आपका सी आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर या ध्यान रखना, केयर। नेक्स्ट है सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, गो विद या रोकना, विद स्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है सी आउट का मीनिंग होता है तक खत्म होना, लास्ट, यानी कि जहाँ पर इन शब्द का यूज़ होगा, जहाँ सेंटेंस में हमको लगता है कि ये सेंटेंस इस वर्ड को बता रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे पहुँचाना, गो विद, मेक इनटू में बदलना, टू चेंज इनटू, पॉइंट आउट इंगित करना, टू स्ट्रेच योर फिंगर आउट टूवर्ड समथिंग, यानी कि जब हम किसी की तरफ किसी चीज़ को बताते हुए हमारी फिंगर स्ट्रेच करते हैं, फिंगर दिखाते हैं, तो उसको पॉइंट आउट किया जाता है। पॉइंट 2 का मीनिंग होता है उल्लेख करना, टू मेंशन, सुझाव देना, टू सजेस्ट, प्रकाश डालना, टू हाईलाइट। इसी तरह से कॉल एट,
कॉल एट का मीन होता है ठहरना या रुकना, टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम, टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़े से समय के लिए एक स्थान के ऊपर रुकना। कॉल बैक पुनः फ़ोन करना यानी कि टू टेलीफोन समबडी, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं या फिर कोई अर्जेंट काम आ जाता है या हम रिसीव नहीं कर पाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि आई विल कॉल बैक यू, यानी कि मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। पुट अबाउट अनेक लोगों को बताना, टू टेल अ लॉट ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बताना। पुट एट अनुमान लगाना, टू कैलकुलेट करना। फिर नेक्स्ट है सी टू ध्यान रखना, केयर का इंतज़ाम करना, अरेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट है सेट अबाउट शुरू करना, बिगिन। नेक्स्ट सेट बैक पीछे करना, पुट बैक। बाधा डालना, डिस्टर्ब। सेट डाउन रख देना, ले डाउन। लिखना, राइट। उतारना, गेट आउट। समझना, अंडरस्टूड। अब देखो जैसे ये सेट अप ही है तो सेटअप के देखो डिफरेंट मीनिंग है। सेटअप के लगभग जो है वो 10 तरह की मीनिंग दिए हुए हैं, यानी कि 10 तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम सेटअप का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या मीनिंग दिया हुआ है, जैसे खड़ा करना, रेज। तैयार करना, प्रिपेयर। स्थापित करना, स्टेबलाइज्ड। देना, प्रोवाइड। पैदा करना या उत्पन्न करना, कॉज। रचना करना, कंपोज। प्रारंभ करना, स्टार्ट। प्रोत्साहन देना, इंस्पायर करना। ठीक करना, हील। और शोर मचाना, क्राइम। तो इस तरह से ये जो 10 वर्ड है यह सेटअप की मीनिंग है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेटअप का यूज़ जो है वो 10 तरह के सेंटेंसेस के अंदर हो सकता है। जो भी सेंटेंस इस तरह की मीनिंग देगा वहाँ पर सेटअप का। फिर नेक्स्ट है टेक अवे ले जाना, टू कैरी। छीन लेना, टू स्नैच। घटाना, टू सब्सट्रैक्ट। तो टेक अवे का मीन क्या हो गया, टेक अवे का यूज़ जो है वह हम टू कैरी, टू स्नैच और टू सब्सट्रैक्ट के अंदर करेंगे। फिर है टू टेक फॉर। टेक फॉर का मीन होता है समझना या सोचना, टू रिगार्ड गलत समझना, टू मिस्टेकन। नेक्स्ट है टेक इन ठहराना यानी कि टू प्रोवाइड लॉजिंग। सम्मिलित करना, टू इंक्लूड। छोटा करना, टू रेड्यूस। समझ लेना, टू अंडरस्टैंड। तो टेक इन का यूज़ कहाँ का होगा, टेक इन का यूज़ होगा टू प्रोवाइड लॉजिंग, टू इंक्लूड, टू रिड्यूस और टू अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग होता है उतारना, पुट ऑफ। जैसे टेक ऑफ का मीनिंग हम करते हैं जैसे एरोप्लेन जो है वह टेक ऑफ करता है। हटाना की नकल करना, कॉपी करना। ऊपर उड़ना, चढ़ना, टू राइज। एरोप्लेन उड़ता है तब हम बोलते हैं ना टेक ऑफ करता है। प्रस्थान करना, टू लीव अ प्लेस। तो टेक ऑफ का मीनिंग हो गया आपके पुट ऑफ में उतारना, टू रिमूव हटाना, टू कॉपी नकल करना, टू राइज यानी चढ़ना, ऊपर उड़ना, या फिर टू लीव अ प्लेस प्रस्थान करना, उसके लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक आउट, यानी टेक आउट का मतलब होता है के साथ जाना, टू गो विद। मारना या नष्ट करना, टू किल या डिस्ट्रॉय। प्राप्त करना, टू ऑब्टेन। कोई चीज़ शरीर से बाहर निकालना यानी टू रिमूव फ्रॉम इनसाइड समबडीज़ बॉडी। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स जो है यह आपके फ्रेजल वर्ब में आते हैं और आपको ये फ्रेजल वर्ब्स जो है वो सारी याद करनी पड़ेगी। और याद करने के बाद में आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस के अंदर इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ कर सकेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको पहले फर्स्ट चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि फ्रेजल वर्ब जो है वह एक मेन वर्ब और एक प्रीपोजिशन या एक एडवर्ब से मिलकर के बना होता है। फ्रेजल वर्ब को कंपाउंड वर्ब भी कहा जाता है, लेकिन यह भले ही 2 शब्द से मिलकर बना हो लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वह सिंगल ही होता है। यह एक सिंगल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो आपको रिटन में दे दिए जाएंगे, तो आप ये सभी फ्रेजल वर्ब्स जो है वह अपनी नोटबुक के अंदर करें।